गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अनिल सर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 और हमारे चैप्टर का नाम क्या है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का क्लास 10th। हम थोड़ा सा पार्ट 1 का रिकॉल करते फिर हम पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था। 1848 में फ्रेडरिक सिरोय ने एक प्रिंट फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने 4 प्रिंट्स बनाए थे, सीरीज ऑफ 4 प्रिंट बनाया था, जिसमें उन्होंने ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड को शो करा था। कैसे शो करा था, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक। और उनका एक यूटोपियन विजन भी था। यूटोपियन विजन आपको बताया था मैंने, यूटोपियन विजन होता है क्या, ऐसी सोसाइटी जो रियली में एग्जिस्ट नहीं करती। और मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, अयोध्या श्री राम का एग्जाम्पल बताया था आप लोगों को। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये देखा था 19th सेंचुरी में क्या हुआ था। 19th सेंचुरी में हमने ये देखा था चेंज इन पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। 19th सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस आए थे। ठीक है, और अगर बात करें नेशनलिज्म की फीलिंग भी आई थी। और रिजल्ट ये रखा था, एक नेशन स्टेट बना था। नेशन स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशन स्टेट के बारे में जनरली पूछा जाता है नेशन स्टेट होता क्या है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था लास्ट क्लास में, नेशन स्टेट होता क्या है, जिसमें मेजोरिटी सिटीजन की मेजोरिटी रहती है, और जो रूलर बनता है, जो गवर्नमेंट बनती है, वो एग्रीमेंट से बनती है। किसके, सिटीजन के एग्रीमेंट से बनती है। फिर हमने ये देखा था सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी होगी, यानी व्यक्ति की कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर और कॉमन हिस्ट्री को शेयर करेंगे। ये नेशन स्टेट कहलाता है, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फिर हमने देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, कि हमने ये देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन, कैसे नेशन बना। तो आपको मालूम होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, 14 जुलाई 1789 को हुआ था, जिसमें मोनार्की सिस्टम चलता था। तो लोगों के एम से, जो रिवोल्यूशनरीज थे, उनके एम से मोनार्की को काय में ट्रांसफर करा, डेमोक्रेटिक एक कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी पढ़ा था, ला पैट्री, और हमने ली सिटोयन के बारे में देखा था, ट्राई कलर के बारे में देखा था, फिर कस्टम ड्यूटी, ये सब हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। फिर हमने ये देखा था न्यूज़ ऑफ इवेंट इन फ्रांस। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था न्यूज़ ऑफ इवेंट इन फ्रांस, कि जो फ्रांस के जो लोग थे डिफरेंट सिटी में गए, जो स्टूडेंट थे और एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, और उन्होंने जेकोबिन क्लब बनाना स्टार्ट कर दिया। क्यों जेकोबिन क्लब स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एक रिवोल्यूशन आता। ठीक है, एक रिवोल्यूशन आता और उसको कहाँ इंप्लीमेंट करते हैं, फ्रांस और यूरोप के अलग अलग भाग में स्प्रेड करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा पार्ट 4 में क्या है। तो देखते हैं 1719 में एक्टिविटीज एंड कैंपियन। ठीक है, 1790s में एक्टिविटीज और कैंपियन हो रहे थे। कैंपियन मतलब क्या होता है, एक ग्रुप में होना। ठीक है, एक्टिविटीज एंड कैंपियन। प्रिपेयर्ड अ, कैंपियन मतलब अभियान। ठीक है, प्रिपेयर्ड अ फ्रेंच आर्मीज मूव। अब जो फ्रेंच आर्मीज थी, मैंने आपको बताया था कि ये जो अपने इवेंट्स है, जो आइडिया है, फ्रांस के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बाहर ले जाएंगे। तो जो फ्रेंच आर्मीज थे वो कहाँ मूव हुए, जो फ्रेंच के जो लोग थे 1790s में हॉलैंड हुए, बेल्जियम हुए, स्विट्जरलैंड हुए और इटली हुए। तो आपको ये बता दें कि जो फ्रेंच थी उसके आइडियाज़ ये थे कि डेमोक्रेसी हो, कॉन्स्टिट्यूशन बने। ठीक है, ये थे। तो फ्रेंच आर्मीज जो थी, जो स्टूडेंट्स थे, जो भी लोग थे, वो अपने आइडियाज़ कहाँ ले गए, बाहर ले गए, बाहर की कंट्री में ले गए। और ये सब कौन सी कंट्री हैं, यूरोप में आती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी वॉर। अब यहाँ पे अगर बात करें, जो रिवोल्यूशनरी वॉर आउटब्रेक हुए, बाहर निकल के आए, फ्रेंच आर्मीज अपने आइडिया कहाँ ले गए, अपनी जो नेशनलिज्म की थिंकिंग थी वो कहाँ ले गए, बाहर ले गए। तो ये हमने बता दी। तो जो आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी वॉर हुआ था, रिवोल्यूशनरी वॉर मतलब क्रांतिकारी जो वॉर हुआ था, यानी क्रांतिकारी एक आर्मी प्रकार की भी हो सकती है, या फिर उसमें आर्मी के लोग भी हो सकते हैं। तो ये कहाँ ले गए अपने आइडिया, एब्रॉड। एब्रॉड मतलब बाहर, बाहर की कंट्री, जो हमने बात कर ली थी ये। चलिए आगे देखते हैं। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने लास्ट क्लास हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जब क्लास 9th में नेपोलियन जब एंडिंग हो रहा था, आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो चैप्टर एंडिंग हो रहा था, जब आप क्लास 9th में थे, छोटे बच्चे थे, अब हालांकि थोड़े से बड़े हो गए हो। ठीक है, तो नेपोलियन के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो नेपोलियन के आपके डायरेक्टरी पढ़ा होगा था। तो नेपोलियन एक डायरेक्टरी में था। ठीक है, फिर बाद में वो राजा बना, और राजा बन के उसने क्या है, फ्रांस पे रूल करा। और इसके साथ साथ उसका एक एम था कि वो पूरे यूरोप में क्या करे, रूल करे, पूरे यूरोप पे कब्जा करे। तो उसका ये सपना था, किसका, नेपोलियन का। ठीक है, अब नेपोलियन चाचा जी के बारे में देखते हैं, नेपोलियन क्या है। ठीक है, कौन थे। 1799 से लेकर 1815 तक इन्होंने रूल करा, पर ये राजा कब बने, 1800 में बने। अब थोड़ा सा देखते हैं नेपोलियन के बारे में क्या है। ठीक है, अब इन्होंने इंट्रोड्यूस करे मैनी रिफॉर्म, इंट्रोड्यूसिंग मैनी रिफॉर्म्स। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म करे, सुधार कर, रिफॉर्म मतलब सुधार करना, चेंजेस करना। ठीक है,
डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस। फिर ये जब ये राजा बने तो इन्होंने क्या करा, डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय कर दी। तो आपने देखा होगा जेकोबिन क्लब थे, उसमें जेकोबिन क्लब ये बोलता था कि भाई लोगों में इक्वेलिटी हो, डेमोक्रेसी हो। फिर जेकोबिन क्लब में जो मैक्सिमिलियन रोबर्ट्सपियर था बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया था, वो आपने देखा था। फिर उसके बाद कौन आया था, डायरेक्टरी आई थी। डायरेक्टरी में ही 5 लोग थे, तो वो डायरेक्टरी में आपस में लड़ाई हो जाती, तो उन्हीं डायरेक्टरी का एक हिस्सा ये था नेपोलियन। तो डिस्ट्रॉय, नेपोलियन के आते ही डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस, ठीक है। नेपोलियन ने फ्रांस में क्या कर दिया, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। और रिटर्न टू मोनार्क, और क्या करा इन्होंने, फिर से राजा वाला सिस्टम ला दिया, ठीक है। रिटर्न टू मोनार्की, मोनार्की मतलब राजा वाला सिस्टम। ये खुद वहां का क्या बन गया, एक डिक्टेटर टाइप का बन गया, ठीक है, राजा बन गया, ठीक है। मोनार्की मतलब रूल ऑफ किंग, यानी राजा बन गया। ही ब्रॉड सिविल कोड ऑफ 1804, और फिर ये क्या लेकर आया 1804 में, जब ये राजा बना तो ये लेकर आया सिविल कोड ऑफ 1804। और प्यार से हम नेपोलियन कोड भी बोल सकते हैं या नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं, विच वॉज मोर रैशनल और एफिशिएंट, जो कि बहुत ही रैशनल था और एफिशिएंट था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सिविल कोड ऑफ 1804 में क्या क्या था, ठीक है। बच्चों अच्छे से ध्यान से पढ़ना, नेपोलियन के बारे में शॉर्ट नोट आता है, पूछ सकते हैं, शॉर्ट आंसर आ सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो आप लोग याद करिएगा, समझिएगा इसको, बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएंगे आई होप, ठीक है। एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी नेपोलियन कोड ऑफ 1804 में उसने क्या एस्टेब्लिश करा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने हर व्यक्ति क्या है, इक्वल है। तो उसने ये बोला कि इक्वलिटी, चाहे कोई शाहरुख खान हो या सलमान खान हो या कोई धीरू भाई अंबानी क्यों ना हो, तो वो कब क्या है, एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब क्या है, इक्वल है। और इसने ये बोला राइट टू प्रॉपर्टी, इसने बोला राइट टू प्रॉपर्टी, यानी क्या था इसके सिविल कोड ऑफ 1804 में, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी जिसकी प्रॉपर्टी है उसका उसके ऊपर राइट रहेगा, उसकी कोई प्रॉपर्टी छीन नहीं पाएगा। और फ्यूडल सिस्टम वॉज एबॉलिस्ड, अब फ्यूडल सिस्टम वॉज एबॉलिस्ड, यानी एक जमींदारी सिस्टम टाइप का होता था, जैसे हमारे जमींदारी होती है वैसे ही फ्यूडल सिस्टम रहता है कि जो टॉप लेवल के लोग थे अपनी ज़मीनों पे काम कराते थे, ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे और उनसे कुछ अनाज वगैरह लेते थे, या किसी पीजेंट की ज़मीन है उससे ऐसा कुछ चीजें लेते थे। तो फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश, इसके आते ही, नेपोलियन के आते ही उसने क्या करा, फ्यूडल सिस्टम को क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। फ्रीड प्रीजन फॉर सर्फडम, फ्रीड यानी पीजेंट को फ्रीडम दे दी गई सर्फडम से, यानी फ्रीड प्रीजन फ्रॉम सर्फडम। तो अपर लेवल और जो लोअर लेवल था, लोअर लेवल को अपर लेवल के जो लोग थे बहुत ही एक्सप्लॉइट करते थे, सप्रेस करते थे। तो इसके आते ही ये कहा गया कि कोई भी लोअर लेवल के लोग हैं उनकी फ्रीडम, उनको फ्रीडम है, उनकी फ्रीडम को कोई नहीं छीन सकता और उनको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। तो फ्रीड प्रीजन फ्रॉम सर्फडम, यानी जो ऊपर के नोबल्स थे, किंग्स थे या नाइट्स, योद्धा थे, कि पीजेंट को कोई परेशान नहीं कर सकता, उनकी खुद की अपनी एक फ्रीडम है। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर टाइप में बना दिया है, ठीक है। अच्छी तरीके से समझ में आया आप लोगों को सिविल कोड ऑफ 1804 की क्या था। सिविल कोड ऑफ 1804 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी और फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश करा, और फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम, ठीक है ना। ये रहा फ्रीड पीजेंट मतलब फ्री हो गए, ठीक है। अब और भी देखते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिल्ड्स रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड, ठीक है। तो बच्चों ये याद रखना, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव, यानी गिल्ड्स एक एसोसिएशन थी, यानी मर्चेंट की एक एसोसिएशन थी या एक ग्रुप कह लीजिए, कि जो एसोसिएशन थी वो रिमूव कर दी गई, कि भाई कि कोई भी अगर बंदा ट्रेड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कि उसको बीच में रोक टोक नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि एक एसोसिएशन थी, तो अगर कोई नया बंदा मार्केट में आता था तो उसको क्या करते थे, पुराने जो लोग थे, एक एसोसिएशन थी, तो वो उसको ट्रेड नहीं करने देते थे। ये आप इसको और अच्छे से बेहतर समझेंगे जब आप क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 या 5 में पढ़ेंगे, जिसका नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप गिल्ड के बारे में बहुत डीपली पढ़ेंगे। चलिए बस आप इतना समझ लें, गिल्ड्स क्या होती है, एक एसोसिएशन होती है, मर्चेंट की एक ग्रुप होता है, वो ट्रेनिंग देते हैं और जो ट्रेड होता है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन वगैरह कुछ लगाते हैं। तो ये क्या कर दिया था उसने, रिमूव कर दिया था रेस्ट्रिक्शन, किसने, नेपोलियन ने, ठीक है ना। नेपोलियन बोनापार्ट पूरा नाम था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वॉज इंप्रूव्ड, यानी उसने बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा बेहतर बनाया। जब ये स्टार्टिंग में आया लोग इसको बहुत अच्छा मानने लगे थे, यार ये तो लिबरेटर है, इसकी फ्री सोच है, लोगों के लिए अच्छा कर रहा है। पर इसका एक मेन ड्रॉबैक था। अब इसके ड्रॉबैक देखते हैं। ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक मतलब इसकी कमियां या डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, कि इसकी अगर जो भी चीज बनी उनमें कमियां क्या थी। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है।
तो नेपोलियन ने क्या करा, नेपोलियन ने इंक्रीज टैक्सेस। तो इसने क्या है, इनने ये बोला कि भाई अब अपन को और अच्छा और कुछ बेहतर बनाना है तो भैया अब क्या है, टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। तो इसने टैक्स बहुत बढ़ा दिया। अब टैक्स बढ़ा दिया तो लोग क्या होगा भाई, नाराज हो गए भाई, दुखी हो गए। टैक्स बढ़ाने से क्या होगा, हंस नहीं रहे, दुखी हो गए, ठीक है ना। कार्टून सही नहीं बना, ठीक है, मेरी कार्टून बेकार है, बनती नहीं है सही से, ठीक है। तो ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन क्या हो गई, ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन में क्या करा था, नेपोलियन ने टैक्स को क्या कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था। क्या कर दिया था बेटा, बढ़ा दिया था। और सेंसरशिप वॉज इम्पोज्ड, यानी इसने क्या कर दिया, सेंसरशिप वर इम्पोज। सेंसरशिप वर इम्पोज मतलब यानी कोई भी राजा के बारे में गलत नहीं छाप सकता, यानी नेपोलियन के बारे में कुछ गलत नहीं छाप सकता, सरकार के बारे में कुछ गलत नहीं छाप सकता। तो सेंसरशिप लगा दी गई। अगर कोई कार्टून बना रहा है या फिर क्या है न्यूज़पेपर में कुछ प्रिंट कर रहा है तो उसने, नेपोलियन आकर सेंसरशिप लगा दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी, यानी उसने फोर्स कर दिया किसको, इसने लोगों को फोर्स कर दिया। यानी जो व्यक्ति घर में सो रहा है, आराम से टीवी देख रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसको क्या करा, उसने कहा चलो उठो और क्या ज्वाइन करो, आर्मी ज्वाइन करो। यानी बंदे का मन भी नहीं है आर्मी ज्वाइन करने का, उसको जबरदस्ती आर्मी ज्वाइन करवा रहा है, लड़ने के लिए कह रहा है, तो ये तो गलत है, ठीक है। तो ये था। तो यहां तक आपको समझ में आया कि नेपोलियन कोड ऑफ 1804 क्या था और उसके ड्रॉबैक क्या थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ज़्यादा फास्ट लगे या स्लो लगे तो आप लोग यूट्यूब सेटिंग पे जाकर आप वीडियो को फास्ट स्लो कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेम द कंट्रीज कॉन्कर्ड बाय नेपोलियन। ये कुछ क्वेश्चन है कि कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी, वैसे उसने यूरोप के आधे से ज़्यादा भाग पे उसने कंट्रोल कर लिया था, पर अगर क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी कंट्री है जिसपे नेपोलियन ने कंट्रोल कर लिया, तो कौन कौन सी हो गई, होलैंड हो गई। होलैंड का नया नाम क्या है आज की डेट में, नीदरलैंड। आपको मैप में नहीं मिलेगा, मैप में लिखा आएगा नीदरलैंड। होलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, ठीक है। तो ये कंट्री कॉन्कर्ड कर ली थी बेटा। और आप लोग इसकी कैपिटल भी देख लीजिए, और मैप तो जरूर अपने पास रखिएगा कि मैप वर्क करना बहुत जरूरी है। मैप से आपको चीजें समझ में आती है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछता है नेम दी कंट्री कॉन्कर्ड बाय नेपोलियन, तो होलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया और इटली हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां तक समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यहां पे बात कर रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या बनाना, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म कैसे लाना। तो हम बैक डेट में पीछे जाएंगे कि आप बोलोगे सर अभी तो यार 1799 से लेकर 1815 तक नेपोलियन की स्टोरी चल रही थी, अब ये बीच में नेशनलिज्म यूरोप कहां से आ गया। तो भाई क्या है, अपनी एनसीईआरटी है और अपन को उस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट की तरह कुछ ना कुछ बीच में आता है, ठीक है। तो उसको भी चीजें समझना पड़ेगा। अब यहां पे बात कर रहे हैं मिड 18th सेंचुरी की। कहां की बात कर रहे हैं, मिड 18th सेंचुरी। और कहां की, यूरोप की बात कर रहे हैं। अभी हम कहां की बात करते हैं, फ्रांस की बात चल रही थी जब हम नेपोलियन के बारे में पढ़ रहे थे। अब कहां की बात चल रही है, यूरोप की बात चल रही है और मिड 18th सेंचुरी की बात चल रही है, ठीक है। उस समय कोई नेशन स्टेट नहीं था, किसी ने व्यक्ति ने नेशन स्टेट नहीं बनाया था। और ये कब की बात चल रही, 70-50 के एरा की बात करें। नो कॉमन आइडेंटिटी, नेशन स्टेट मतलब वहां के लोगों की कोई आइडेंटिटी और कोई कल्चर नहीं था। वो किसी, भले ही राजा रूल कर रहा था पर उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, और जो राजा जीतता था वो राजा उस जगह कब्जा कर लेता था, ठीक है ना। और उनका कोई ऐसा था नहीं जैसे कि आज के टाइम में अगर हिंदुस्तानी सेना है वो पाकिस्तान की बॉर्डर को पीछे पीछे हटा हटा कर अपना कब्जा जमा ले, तो वो कहां के उसमें आ जाएगा, वो नेशन स्टेट कहां के आ जाएगी, इंडिया के चीजें आ जाएगी और वहां के जो लोग हैं इंडियन कहलाने लगेंगे, ठीक है। तो वैसा ऐसा कुछ नहीं है था उस समय। चलिए तो टुडे जो आज हम ये देखते हैं जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, वो कहाँ काय में डिवाइड था, वो किंगडम में डिवाइड था, डिवाइडेड इनटू किंगडम। तो जब हम पहले आज ये कंट्री देखते हैं जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, वो पहले काय में था, किंगडम में था। किंगडम मतलब किसी राजा के अधीन में था और उस समय कोई आइडेंटिटी और कल्चर नहीं था, कोई नेशन स्टेट नहीं था, ठीक है। अब डचेस एंड कॉन्टिनेंट रूलर्स दे आर ऑटोनोमस टेरिटरीज, और डचेस और कॉन्टिनेंट के ऊपर रूलर थे, उनकी क्या थी, ऑटोनोमस टेरिटरीज। ऑटोनोमस टेरिटरी माने उनकी खुद की जमीन थी, ठीक है। ऑटोनोमस टेरिटरी मतलब खुद की जमीन, ठीक है। अब हम और भी बात करते हैं, थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करिए और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की, ठीक है। तो अगर यूरोप की बात करें, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप है,
ठीक है, ईस्टर्न साइड में और सेंट्रल यूरोप में बीच में अगर देखें तो यहाँ ऑटोक्रेटिक मोनार्की चलता है। ऑटोक्रेटिक मोनार्की मतलब एक पावर, एक सिंगल व्यक्ति का रूल होता था। ऑटोक्रेटिक मतलब होता है रूल ऑफ सिंगल पर्सन, ऑटोक्रेटिक मोनार्की मतलब रूल ऑफ सिंगल पर्सन, यानी वहां पे राजा वाला सिस्टम था। एब्सोल्यूट पावर किसके पास होते थे? राजा के पावर होते थे। और ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में इन विच लिव्ड डाइवर्स पीपल, यहां पे क्या थे? डाइवर्स पीपल थे। तो ये याद रखें, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज इन विच लिव्ड डाइवर्स पीपल। तो वहां पे क्या थे? डाइवर्स पीपल थे। और वहां पे क्या था? राजा तो रूल करता था और राजा के अंडर में एब्सोल्यूट पावर थे, ठीक है ना। और कोई नेशन स्टेट नहीं था, ये याद रखना उस समय, ठीक है। अब दे डिड नॉट सी देमसेल्फ ऐसे शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी, भले वहां पे रूलर रूल कर रहा है पर उनकी कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं होती थी, कोई कल्चर को शेयर नहीं करता था, ठीक है, कोई कॉमन कल्चर नहीं हुआ करता था, ऐसा था। और वहां पे लैंग्वेज भी अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती थी। दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप, ठीक है। लैंग्वेज तो डिफरेंट बोला जाता था पर एथनिक ग्रुप भी अलग अलग था, अलग अलग जाति के लोग थे। कोई आदिवासी हो गई, कोई आदिवासी की अंदर ही कम्युनिटी कुछ अलग हो गई, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें चलती थी यूरोप के कुछ भागों में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक हैब्सबर्ग एम्पायर था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में पूछते हैं कि हैब्सबर्ग एम्पायर क्या था। हैब्सबर्ग एम्पायर था और जो कि रूल करता था ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर, एरिया रीजन में रूल करता था। हैब्सबर्ग एम्पायर कहाँ रूल करता था? ऑस्ट्रिया और हंगरी पे रूल करता था, इन रीजन में रूल करता था, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाया, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। पैच ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल्स, तो यहाँ की जो जमीन थी तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट रीजन और पीपल थे, अलग अलग रीजन तो और पीपल्स थे, ठीक है। इन हंगरी, हंगरी मतलब भूख नहीं, जगह का नाम है बेटा, ठीक है। तो आप सोचो कि हंगरी है तो भाई भूख लगी है, भाई कुछ खाना है, डोमिनोज का पिज्जा खाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार, ठीक है। यानी हंगरी में अगर क्वेश्चन आए, इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? मैग्यार लैंग्वेज बोलते थे। कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? मैग्यार। व्हाइल अदर्स स्पोक अ वैरायटी ऑफ लोकल एंड रीजनल लैंग्वेज, ठीक है ना। कौन सी? लोकल और रीजनल लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इन गैलिकल, गैलिकल बोलेंगे, गैलिशियल बोलेंगे, गैलिकल द अरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिस, ठीक है ना। एक गैलिकल एक रीजन था जहां पे एरिस्टोक्रेसी क्या करते थे? पॉलिश लैंग्वेज बोलते हैं। एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी में बहुत डिफरेंस है बेटा, याद रखना। ऑटोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी में बहुत डिफरेंस है। एरिस्टोक्रेसी मतलब रिच पीपल, हायर क्लास के लोग, एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है रिच पीपल और हायर क्लास के लोग। और ऑटोक्रेसी मतलब रूल ऑफ सिंगल पर्सन। ऑटोक्रेटिक या ऑटोक्रेसी मतलब रूल ऑफ सिंगल पर्सन। ऑटोक्रेसी या ऑटोक्रेटिक मतलब रूल ऑफ सिंगल पर्सन, जैसे कि किंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे अरिस्टोक्रेसी यानी हायर क्लास के जो लोग थे, रिच पीपल थे, वो पोलिश लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। तो यहां इतना गंदा वाला डाइवर्सिटी था हैब्सबर्ग एम्पायर में कि सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट द सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। तो यहां पे कोई पॉलिटिकल यूनिटी थी और यहां पे कोई ऐसा सिंगल कोई बंदा नहीं आया कि भाई अपन कुछ क्या बनाए, नेशन स्टेट बनाए। तो 1750 तक नो नेशन स्टेट, यानी यहां तक किसी ने यह नहीं सोचा कि हम क्या यहां पे नेशन स्टेट बनाए। नेशन स्टेट मतलब यानी कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन ट्रेडिशनल, और जो गवर्नमेंट बने एग्रीमेंट पे बने, तो किसी ने नहीं सोचा, ठीक है ना। और यहां पे क्या बोलते थे इन रीजन में 1750 तक ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, इन रीजन में कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज, फ्रेंच, इटालियन और जर्मनी, ठीक है। तो हैब्सबर्ग एम्पायर में क्या लैंग्वेज चलती थी? फ्रेंच, इटालियन और जर्मन, ठीक है। तो यहां पे ये था हैब्सबर्ग एम्पायर में कौन कौन थे? फ्रेंच, इटालियन और ये लैंग्वेज चलती थी, इटालियन और जर्मनी। और अगर बात करें हाफ ऑफ दी, क्या था हाफ ऑफ दी हैब्सबर्ग एम्पायर? हाफ ऑफ दी ये बताया था मैंने आपको कि हाफ ऑफ दी हंगरी, ठीक है। हंगरी के जो रीजन में थे, ठीक है, तो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, हंगरी के हाफ ऑफ द पॉपुलेशन मैग्यार बोलते थे। पर अगर बात करें हैब्सबर्ग एम्पायर में जो लैंग्वेज कौन कौन सी चलती थी? डिफरेंट लैंग्वेज चलती थी, जो फ्रेंच, इटालियन और जर्मन, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ गया। ये भी मैंने बता दी कि नेशन स्टेट क्या होता है, ठीक है, और एक डेफिनेशन भी बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें कि नेशन स्टेट का आइडिया क्या कौन लेकर आया, तो मैं यही बोलूंगा अभी थोड़ा सा थम जाओ, आगे बढ़कर हम देखेंगे नेशन स्टेट का आइडिया कौन लेकर आया, ठीक है, और ये कैसे आया वो अभी हम बोलेंगे कि अभी इसमें रुक जाइए, जब हमारे आने वाले वीडियो बनेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे नेशन स्टेट का आइडिया कौन लेकर आया, ठीक है। आने वाले चैप्टर में और अच्छे से समझोगे आप, ठीक है।
तो अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लासेस। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अरिस्टोक्रेसी, यानी अरिस्टोक्रेसी बोले तो हायर क्लास के लोग या रिच पीपल, और न्यू मिडिल क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना बच्चों, 1750 से लेकर यानी 1750 से लेकर 1815 तक, 1815 तक जो सोसाइटी थी यूरोप में, जो सोसाइटी थी कहां? यूरोप में। जो सोसाइटी थी कहां? यूरोप में। वो क्या थी? दो पार्ट में डिवाइड थी। कौन से पार्ट में डिवाइड थी? दो पार्ट में डिवाइड थी, एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री। दो पार्ट में डिवाइड थी, एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी में कौन कौन थे अब हम देखते हैं। ठीक है, लैंड ओइंग क्लासेस, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, खुद की ज़मीनें थी, ठीक है, बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। और जो अपर क्लास के जो लोग थे, हायर क्लास के जो लोग थे, अरिस्टोक्रेसी लोग थे, रिच पीपल थे, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। ये यूरोप की बात चल रही है अभी। ठीक है, और स्मॉल ग्रुप था, अगर बात करें इनमें एक स्मॉल ग्रुप, ये जो एरिस्टोक्रेसी था स्मॉल ग्रुप था। अब आपको मालूम है जो हायर क्लास के लोग थे उनका रहन सहन ही अलग होता था, और ये जो कनेक्टिविटी होती थी, फैमिली कनेक्टेड बाय मैरिज, यानी जो हायर क्लास का था इनका एक अलग ही क्या होता था? स्टेटस। ठीक है, मूवी में चलता ना स्टेटस। ठीक है, अमिताभ बच्चन बोलता है कि अमिताभ बच्चन क्या बोलता है? मेरे पास बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। ठीक है, और एक और हीरो रहता है उसी मूवी में, क्या बोलता है? मेरे पास माँ है। ठीक है, तो जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है, अमीर लोग होते हैं वो अलग ही कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, अमीर से। बेचारे गरीब लोगों की तो बात अलग है कि उसमें वो गरीब रहता है बेचारा, वो बोलता है कि मेरे पास क्या है। पुलिस वाला रहता है वो उसमें क्या बोलता है? मेरे पास माँ है। ठीक है, तो यहां पे जो फैमिली है, अरिस्टोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वो क्या है भाई? अगर अरिस्टोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो वो क्या, कैसे कनेक्टेड है? फैमिली और मैरिज से कनेक्टेड है। और इनका जो लाइफ स्टाइल है, अमीरों का लाइफ स्टाइल अलग ही होता है। आप ही देख लो, आज के टाइम में अलग ही लाइफ स्टाइल है। तो उस समय भी उन लोगों का एक लाइफ स्टाइल था, तो उससे वो क्या कहते थे? एक लाइफ स्टाइल से यूनाइटेड रहते हैं, यूनाइटेड इन कॉमन वे ऑफ लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो कॉमन वो यूनाइटेड रहते थे, दिखते थे या रहते थे कॉमन वे ऑफ लाइफ। तो ये आपको अरिस्टोक्रेसी वाला समझ में आएगा। अरिस्टोक्रेसी या हायर क्लास के लोग कैसे थे कि उनके पास क्या थी? खुद की बड़ी जमीन थी, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, स्मॉल ग्रुप में थे, और फैमिली कनेक्टेड होती थी उनकी शादियों से, और उनका एक लाइफ स्टाइल अलग था। ठीक है, यूनाइट रहते थे, अलग ही लाइफ स्टाइल थे। अब हम किसानों की बात करें, पीजेंट्री की, कि जो सोसाइटी थी 1815 से लेकर 1750 से लेकर 1815 तक यूरोप में, ठीक है, ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी? मेजोरिटी पॉपुलेशन थी जो पेजेंट्री थे, जो किसान थे। ठीक है, जिनके पास जमीन नहीं हुआ करती, जमीन भी होती थी, थोड़ी होती थी, और वो किसकी जमीन पे काम करते थे और किसकी जमीन को देखते थे? अरिस्टोक्रेसी की जमीन को देखते हैं। अरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होता है? रिच पीपल, हायर क्लास के जो लोग थे उनकी जमीनों को देखते थे। ही लुक्ड आफ्टर, दे लुक्ड आफ्टर एरिस्टोक्रेसी लैंड। आया समझ में बच्चों? अब ये तो यूरोप में दो पार्ट डिवाइड थे। अब यूरोप में एक थर्ड ग्रुप भी आता है। अगर 1750 से लेकर 1815 तक की ये बात कर रहे हैं कि सोसाइटी तीन पार्ट में थी, फिर उसके बाद एक थर्ड पार्ट भी आता है, एक थर्ड पार्ट भी आती है, एक थर्ड क्लास भी आती है, जिसका नाम था मिडिल क्लासेस, जिसका नाम था मिडिल क्लासेस। और ये मिडिल क्लासेस का ग्रोथ कैसे हुआ? मिडिल क्लासेस का ग्रोथ कैसे हुआ हम आपको बताते हैं। मिडिल क्लास आई कैसे? ठीक है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जब इनकी इंडस्ट्रियल बनी, इंडस्ट्रीज बनना स्टार्ट हो गई, इंडस्ट्रीज बनी, ठीक है, इंडस्ट्रीज बनना स्टार्ट हुई, तो क्या हुआ कि मिडिल क्लास का राइज हुआ, ओरिजिन हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं ओरिजिन की वो पैदा ही नहीं होता, पैदा तो हुए थे, पर इनका ओरिजिन कैसे हुआ कि जब इंडस्ट्रीज आई। ठीक है, तो जब इंडस्ट्रीज आए तो कौन कौन थे इसमें? मिडिल क्लास के लोग में कौन कौन से ग्रुप थे? इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, प्रोफेशनल हो गए। प्रोफेशनल में कौन हो गए? डॉक्टर, क्लर्क, टीचर, इंजीनियर और भी। तो ये याद रखना कि 1850 से लेकर 1815 तक सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड था, और जो न्यू पार्ट आया था, जो न्यू क्लास आई थी, वो कौन सी थी? न्यू क्लास कौन सी थी? मिडिल क्लास आई थी। न्यू क्लास क्या थी? मिडिल क्लास, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के टाइम में आई थी। और ये कौन कौन से थे? प्रोफेशनल में डॉक्टर, क्लर्क, टीचर और इंजीनियर। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये जो पार्ट 2 है, ये यहां पे पार्ट 2 कंप्लीट होता है। फिर हम जो आने वाले जो नेक्स्ट पार्ट है, आने वाले जो नेक्स्ट पार्ट है, हम उसमें ये देखेंगे, हम उसमें क्या देखेंगे बेटा? उसमें हम देखेंगे, आने वाले पार्ट में हम ये देखेंगे कि नेशन स्टेट का आइडिया कौन लेकर आया है, नेशन यूनिटी का कौन लेकर आया है। फिर हम देखेंगे लिबरल नेशनलिज्म क्या होते हैं। ठीक है, तो आने वाले पार्ट में हम लिबरल नेशनलिज्म और नेशन स्टेट की और अच्छे से बात करेंगे। मिडिल क्लास ने आइडिया दिया, तो वो हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसके नोट्स अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, आशा है आप लोग घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे।
ठीक है, आज के लिए हमारा ये पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।